हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेदर और क्लाइमेट की सीरीज़। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे, क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सीरीज़ में हम लोग ये डिफरेंट वीडियोज़ में ये टॉपिक्स कवर करेंगे। तो जो आज की हमारी वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है और उसकी डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो अर्थ होती है वो इलेप्टिकल शेप की है। ये तो सबको मालूम ही है। इलेप्टिकल का मतलब क्या होता है कि अर्थ हमारी गोल नहीं है, थोड़ी इसी अंडाकार शेप की है। ठीक है, कुछ इस तरीके की हमारी अर्थ है इलेप्टिकल शेप की, और इसके 3 स्फेयर्स होते हैं। ठीक है, तो वो 3 स्फेयर्स कौन से हैं? एक तो हाइड्रोस्फेयर यानी कि जो वाटर वाला पोर्शन है, दूसरा लिथोस्फेयर यानी कि जो सॉलिड पोर्शन है, और एक है एटमॉस्फेयर जो कि गैसियस पोर्शन है। ठीक है, तो सपोज जैसे कि ये होती है अर्थ। ठीक है, हम लोगों ने सैटेलाइट व्यू देखा ही हुआ है अर्थ का। तो कैसे होती है अर्थ? कुछ इस तरीके से दिखती है। कुछ यहाँ पे ग्रीन पार्ट होता है, जैसे सपोज यहाँ पे कुछ ग्रीन पार्ट यहाँ पे है, कुछ ग्रीन पार्ट यहाँ पे है, और बाकी का जो रीजन होता है वो पूरा एरिया जो है वो ब्लू होता है। ठीक है, तो कुछ हम लोग जब हम लोग सैटेलाइट से व्यू देखते हैं तो कुछ इस तरीके की अर्थ लगती है हमें ऊपर से। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसने कहा है कि जो तो है हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर वाला पोर्शन, जो ये पोर्शन है ये पूरा है हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद लिथोस्फेयर का मतलब जो सॉलिड पोर्शन है, ये जो सॉलिड पोर्शन है जहाँ पे लैंड है तो ये हो गया लिथोस्फेयर। और जो ये कवरिंग है, एनवेलप है, जो बाहर वाला पोर्शन है, ये है हमारा गैशियस पोर्शन, इसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर, अब हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलर कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो आउटर कवरिंग होती है यानी कि जो ये वाला पार्ट है अर्थ को जिसने कवर किया हुआ है, डिफरेंट गैसेस होती हैं, है ना। तो ये जो डिफरेंट गैसेस ने कवर किया हुआ है अर्थ को, तो यही जो अराउंड सराउंडिंग है अर्थ की, इसे ही हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर, जैसे हमने देखा कि एटमॉस्फेयर सिर्फ ये जो है गैसियस पोर्शन होता है एटमॉस्फेयर में। तो गैसियस पोर्शन है तो इसमें कंपोजिशन क्या होती है कि कौन कौन सी गैसेज होती है एटमॉस्फेयर में, तो वो हम लोग बात करते हैं। तो मेन जो गैसेस होती है वो ये होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गन होती है, नियॉन होती है, और ओजोन लेयर होती है, और मीथेन होती है। ठीक है, ओजोन गैस होती है, और हाइड्रोजन होती है, हीलियम होती है। ये सारी डिफरेंट गैसेस है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ये इनकी कंपोजिशन है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 20% प्रेजेंट होती है, आर्गन 0.93% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 होती है, नियॉन जो है वो 0.0018 होती है, और जो हीलियम प्रेजेंट होती है ये 0.0005% जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। उसी तरीके से ओजोन इतने परसेंट प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन जो है वो इतने परसेंट प्रेजेंट होती है, और मीथेन की इतनी परसेंट जो है अमाउंट प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। तो ये पूरी कंपोजिशन है जो आप लोग याद रख सकते हो। इसमें मेन कंपोजिशंस जो याद रखने वाली हैं वो सिर्फ या तो आप ये याद रख सकते हो कि ऑक्सीजन की कितने परसेंट कंपोजिशन है, नाइट्रोजन की याद रख सकते हो, आर्गन नियॉन की, और हीलियम की याद रख सकते हो। तो ये कुछ डिफरेंट कंपोजिशंस हैं जो आप लोग याद रख सकते हो। बेसिकली तो वैसे तो अगर सारी याद रख सकते हो तो अच्छा है, पर अगर नहीं रख सकते तो ये कुछ मेन आप लोग याद रख लो। बाकी इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि एटमॉस्फेयर गैस अगर पूछे तो नाइट्रोजन हम लोग बोलेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की कंपोजिशन जो वो सबसे ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट नाइट्रोजन है। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आए कि एटमॉस्फेयर गैस कौन सी है, तो हम लोग नाइट्रोजन का आंसर कर सकते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती है? ग्रीन हाउस गैसेज होती है CO2। वैसे तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल CO2 होती है, या और उससे कम रिस्पॉन्सिबल जो होती है वो मीथेन होती है, CH4, जो ये ग्रीन हाउस गैसेज होती है। साथ में अगर हमसे कोई पूछे एग्जाम में कि जैसे पैडी फील्ड में सबसे ज़्यादा कौन सी जो ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज़ होती है पैडी फील्ड में, तो वो NO2 गैस जो है वो रिलीज़ होती है पैडी के फील्ड में। ठीक है, और डेंजरस गैसेस में अगर हम लोग बात करें कि जो सबसे डेंजरस गैस है तो वो कौन सी डेंजरस गैसेस में, तो सबसे ज़्यादा डेंजरस है वो हमारी CFC गैस है, सबसे ज़्यादा डेंजरस। फिर उससे कम डेंजरस है NO2, फिर उससे कम डेंजरस है CH4, और सबसे कम डेंजरस है CO2। तो ये एक पैटर्न है जो आप याद रख सकते हो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं।
पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि कॉम्पोजिशंस पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी गैसेस जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, मतलब कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस की कंपोजिशन है, इनकी कुछों की कंपोजिशन पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक गैस कौन सी है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, पैडी फील्ड में कौन सी गैस होती है, और पैडी फील्ड से जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है, और उसके बाद जो डेंजरस गैसेज होती हैं उनके ऑर्डर को पूछ सकते हैं। मतलब सबसे डेंजरस जो गैस होती है वो CFC गैस होती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप याद रख सकते हो। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि लेयर्स की बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था पहले कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, इसे हम लोग पिक्चर में देखते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे ये पिक्चर है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगा। ये ट्रोपोस्फेयर है, ये वाली लेयर जो है वो, ये वाली लेयर जो है ये ट्रोपोस्फेयर है, ये वाली लेयर जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये मेसोस्फेयर है, ये थर्मोस्फेयर है और ये एक्सोस्फेयर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली यहाँ पे जो ये हमारी अर्थ है और इसके ऊपर लेयर्स इस तरीके से स्टार्ट होती हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की। तो जैसे सपोज़ हम लोग यहाँ पे बनाते हैं हमारी अर्थ को, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के ऊपर जो पहली लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर की, ठीक है। अब क्या बात करेंगे कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो सबसे लोएस्ट लेयर है, ये तो हमें पता चल गया। इसके ऊपर बाकी लेयर्स इसके ऊपर आएंगी, तो ये सबसे लोएस्ट जो है वो लेयर है ट्रोपोस्फेयर। और इसका टेम्परेचर जो वो डिक्रीज़ होता है। ये टेम्परेचर डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कैसे होता है, ये हम लोग इस पिक्चर से समझते हैं सही से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसी पिक्चर को समझते हैं, फिर डेफिनेशन हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि अगर पहले हम लोग इसे देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान लो कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे हमारी अर्थ है और ये सारी जो है ये लेयर्स है कुछ इस तरीके से, ये सारी लेयर्स हैं, ये यहाँ से ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है, तो ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमारी आती है ट्रोपोस्फेयर। तो ये टेम्परेचर है और ये जो है ये हाइट है कि किस तरीके से एनवायरनमेंट, जैसे ये अर्थ है ना, तो इस तरीके जो ऊपर है तो ये लेयर्स इस तरीके से ही जाएंगी, तो ये हाइट है और टेम्परेचर के साथ इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है हम लोग ये देखेंगे। तो ये सबसे पहले हमारा ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोगों ने देखा है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो ठंड बढ़ने लग जाती है ना, जैसे वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम होता है, इसीलिए हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वहाँ पे ठंड जो है वो बढ़ने लग जाती है। तो इसका टेम्परेचर जो है ट्रोपोस्फेयर को वो माइनस में जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो माइनस में जा रहा है, जैसे यहाँ पे माइनस है ना, -100, -80 डिग्री, 60, ये है, तो माइनस में इसका टेम्परेचर जा रहा है। फिर आता है ट्रोपोपॉज, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच का पार्ट होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यहाँ पे टेम्परेचर ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। फिर उसके बाद क्या आता है, स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है फिर से बढ़ने लग जाता है। जैसे ये टेम्परेचर यहाँ पे नेगेटिव में है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है, डिक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पे पॉजिटिव में है तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर पहले डिक्रीज़ होगा, मतलब टेम्परेचर गिरेगा, मतलब कि यहाँ पे ठंड धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी से ऊपर जाते तो ठंड बढ़ने लग जाती है। जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर आएगा तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होगा, टेम्परेचर फिर बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी ज़्यादा होने लग जाएगी। फिर जब स्ट्रेटोस्फेयर से मेसोस्फेयर वाली लेयर में हम लोग एंटर करेंगे तो मेसोस्फेयर में जो है टेम्परेचर फिर डिक्रीज़ होने लग जाएगा। मतलब कि जब स्ट्रेटोस्फेयर से मेसोस्फेयर में जाएंगे तो धीरे धीरे क्या है, फिर से टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। फिर जब मेसोस्फेयर से हम लोग थर्मोस्फेयर में जाएंगे तो थर्मोस्फेयर में फिर तो टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है। फिर तो हमें मालूम ही है कि जैसे हम लोग सूरज के पास जाते हैं, तो सुना ही होगा आपने कि जैसे जैसे सूरज के पास जाते वैसे वैसे हम लोग जो है वो गर्मी के कारण, सूरज की गर्मी के कारण इंसान तो वैसे ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सूरज के पास तो कोई जा नहीं सकता, पर इतना तो हमारे में दिमाग है ना कि अगर सूरज की इतनी गर्मी होती है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते वैसे वैसे गर्मी बढ़ने लग जाती है सूरज की किरणों।
मतलब उसकी गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, मतलब उसकी जो रेडिएशंस होती है वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा होप कि जैसे ट्रोपोस्फेयर में जाते हैं टेम्परेचर पहले डिक्रीज होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फिर मेसोस्फेयर में जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, फिर थर्मोस्फेयर में जाते हैं तो टेम्परेचर फिर बढ़ता ही बढ़ता है, फिर डिक्रीज नहीं होता टेम्परेचर, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, अब ये बात और देखते हैं हम लोग कि जैसे ये टोपोस्फेयर है, ठीक है, ये टोपोस्फेयर है, ये तो हमारी अर्थ हो गई मान लो, ठीक है, यहाँ पे अर्थ है, ये टोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर हमने देखी, ये मेसोस्फेयर हमने देखी। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग इस पिक्चर में देखते हैं ये वाली चीज़, जैसे यहाँ पे है ये, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये वाली लेयर जो ये टोपोस्फेयर है, ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये तो हमें पता है। अब ये जो टोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को दोनों को जो सेपरेट कर रही है, यहाँ पे एक लेयर होती है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है, ट्रोपोपॉज कहते हैं। और जो यहाँ पे लेयर होती है जो स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर को सेपरेट करती है, यानी कि जो लेयर यहाँ पे होगी इसे हम लोग कहेंगे, यहाँ पे लेयर होगी ये स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर को सेपरेट करेगी, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेप्टोपॉज। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर की। ठीक है, ये तो हमें कंसेप्ट समझ में आ गया, ये शुरुआत मैंने इसलिए की थी कि ताकि टेम्परेचर डिक्रीज़ कैसे होता है ये आपको समझ में आ सके। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा कि टेम्परेचर किस तरीके से डिक्रीज़ होता है। अब पहला पॉइंट क्या है कि ये सबसे लोअर जो है वो लेयर है, तो ये जैसे अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर ये ट्रोपोस्फेयर है, तो ये सबसे लोअर लेयर ही हुई, ऑब्वियसली पता चल ही रहा है क्योंकि ये अर्थ के सबसे पास वाली लेयर है, तो ये लोअर लेयर है। अब उसके बाद क्या होता है कि वेरियस टाइप ऑफ क्लाउड्स, थंडर, साइक्लोन और ये सारी चीज़ें जो है क्लाउड्स और थंडर स्टॉर्म और रेन, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, ये ट्रोपोस्फेयर में होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसकी हाइट कितनी होती है, मतलब ये कितने अर्थ से कितनी दूरी तक, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक जो है वो ट्रोपोस्फेयर है, इसके बाद स्ट्रेटो शुरू होता है, फिर मेसो शुरू होता है, तो इसकी एक पर्टिकुलर हाइट होती है कि इतनी हाइट तक जो है वो ट्रोपोस्फेयर की लेयर होगी और उसके बाद जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर होगी। तो कितनी हाइट तक होता है ये, 8 से लेके 18 किलोमीटर तक की जो लेयर होती है, हाइट होती है, वो ट्रोपोस्फेयर की लेयर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने बताया कि ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये टोपोस्फेयर है। ठीक है, ये टी से टोपोस्फेयर है, ये एस से स्ट्रेटोस्फेयर है, तो इन दोनों के बीच में एक लेयर होती है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है, जो यहाँ पे लेयर होगी ये दोनों को, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को सेपरेट करेगी, तो ये होगी हमारी ट्रोपोपॉज। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो ट्रोपोपॉज होगा यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो कम होएगा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर कम हुआ था, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ रहा था, पर जो ट्रोपोपॉज होगा, ट्रोपोपॉज में टेम्परेचर जो है कॉन्स्टेंट रहेगा, ना यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा ना टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इससे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन यही बन सकते हैं कि विच इज़ द लोअरेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो वो ट्रोपोस्फेयर है। और इसकी हाइट क्या है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइट क्या है ट्रोपोस्फेयर की। और ये पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट कहाँ कहाँ रहता है, तो वो कहाँ रहता है कि जो दो लेयर को सेपरेट करता है जो रीजन, वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जैसे ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, स्ट्रेप्टोपॉज। अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की, तो वो है स्ट्रेप्टोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेप्टोस्फेयर क्या है कि ये सेकंड लेयर है, ट्रोपोस्फेयर के बाद वाली लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी हाइट कितनी होती है, यहाँ पे हम लोग फिर से डायग्राम बना लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारी अर्थ हो गई, ये होगी हमारी ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे टी लिख लेते हैं, और ये हमारी हो गई स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, एस वाली स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने पहले वाली पिक्चर में सबसे पहले देखा था कि यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा होगा कि टेम्परेचर हाई होता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। अब ओजोन लेयर क्या होती है, ये तो सबको मालूम है कि हमारी अर्थ पे जो है एक ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, क्योंकि क्या होता है कि जो सन की जो रेडिएशंस होती है वो इतनी हार्श रेडिएशंस होती हैं कि हम अगर पृथ्वी पे वो रेडिएशंस मतलब सीधी रेडिएशंस आए तो वो बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो ओजोन लेयर से क्या होता है कि जैसे ये ओजोन लेयर है, तो जब रेडिएशंस आती हैं तो ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करती है। बट हम जैसे जैसे पॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन के कारण तो ओजोन लेयर में जो है वो होल होता जा रहा है। ठीक है, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है।
तो ये जो लेयर होती है हमें सूरज की किरणों से बचाती है, जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होती हैं, ओजोन लेयर हमें उससे बचाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्फीयर में जो है वो ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, तो वो कहाँ होती है, वो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है। तो ओजोन लेयर कहाँ होगी, ओजोन लेयर यहाँ पर होगी, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ओजोन लेयर होगी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे फिर से आ गया कि स्ट्रेप्टोपॉज क्या होता है। तो जैसे ये वाली लेयर है, ये स्ट्रेटोस्फीयर है, तो यहाँ पे सपोज इसके ऊपर वाली लेयर जो होगी वो आएगी मेसोस्फीयर, ठीक है। तो अब जो मेसोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर को सेपरेट करेगी यहाँ पे, तो ये होगी हमारी स्ट्रेप्टोपॉज, ठीक है। ये स्ट्रेप्टोपॉज होगी, और ये जो इन दोनों को सेपरेट कर रही थी ये ट्रोपोपॉज हो गई। तो यहाँ पे टेम्परेचर फिर क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जो लेयर है इज कॉल्ड एज दी फोटोसिंथेटिक फोटोकेमिकल रिएक्शन साइट। तो यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ओजोन लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। ओजोन लेयर में फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कौन सी लेयर है जिसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, तो वो स्ट्रेप्टोस्फेयर होगी। इसकी हाइट क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर जो है यहाँ पे इंक्रीज होता है। सारे पॉइंट्स वैसे इंपॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि मैंने पॉइंट्स बहुत कम ही लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस वहीं होते हैं जहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। तो ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है, वो स्ट्रेप्टोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मेसोस्फेयर क्या होगा। मेसोस्फेयर क्या होगा कि ये थर्ड लेयर होगी एटमॉस्फेयर की। ये यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर। तो ये तीसरी वाली लेयर जो है वो है हमारी मेसोस्फेयर, ठीक है। इसकी हाइट कितनी होती है, इसकी हाइट जो होती है वो 50 से लेके 80 किलोमीटर तक की हाइट होती है इसकी, ठीक है। इसकी मैंने हाइट नहीं बताई ना, नहीं, इसमें हाइट लिखी हुई कि इसमें 18 से 50 किलोमीटर इसकी हाइट है स्ट्रेटोस्फेयर की, और मेसोस्फेयर की जो हाइट है वो 50 से 80 किलोमीटर तक की इसकी हाइट है। अब इसमें टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर नेगेटिव में जाता है। तो क्या था यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर घटा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अब मेसोस्फेयर में फिर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर क्या है, माइनस में है, ठीक है। और एक क्या है कि इसमें लेयर जो प्रेजेंट होती है, इसमें आइनोस्फेयर की लेयर एक प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आइनोस्फेयर कहाँ पे होता है, यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसे हम लोग आइनोस्फेयर कहते हैं। जैसे ट्रोपोस्फेयर में यहाँ पे प्रेजेंट थी वो ट्रोपोपॉज थी, स्ट्रेटोस्फेयर में जो लेयर यहाँ पे प्रेजेंट थी वो स्ट्रेप्टोपॉज थी, और जो यहाँ पे प्रेजेंट है मेसोस्फेयर में वो आइनोस्फेयर है, ठीक है। इसे आइनोस्फेयर भी कहते हैं वैसे, क्योंकि यहाँ पे एक आइनोस्फेयर इसी को ही कहते हैं एक्चुअली, ये जो लेयर होती है इसी को ही आइनोस्फेयर कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आइनोस्फेयर लिखा हुआ है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो रेडियो कम्युनिकेशंस होती हैं, यानी कि जो हमारी रिमोट सेंसेशंस होती हैं या जो रेडियो कम्युनिकेशंस होती हैं, ठीक है, सेंसिंग वगैरह जो होती है वो सारी जो है मेसोस्फेयर में होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेसोस्फेयर की हाइट कितनी होती है। उसे इस आइनोस्फेयर भी इसी को कहते हैं, क्योंकि इसमें एक लेयर होती है आइनोस्फेयर की, ये वाली लेयर जो है ये आइनोस्फेयर की लेयर होती है। और उसके बाद जो है रेडियो कम्युनिकेशन या रेडियो सेंसिंग कौन सी लेयर में होती है, तो वो मेसोस्फेयर में होती है। ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी हाइट, और उसके बाद आइनोस्फेयर, और उसके बाद रेडियो कम्युनिकेशन या रिमोट सेंसिंग कहाँ पे होती है, तो वो हमारी मेसोस्फेयर में होती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लेयर कौन सी है, तो नेक्स्ट लेयर है हमारी थर्मोस्फेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका जो टेम्परेचर होता है, इसकी जो हाइट की बात करें तो हाइट जो है वो मोर देन 80 किलोमीटर्स, यानी कि 80 किलोमीटर से ज़्यादा की इसकी हाइट होती है। इसका भी डायग्राम बना लेते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक है। अब लास्ट में अब मैं आपको अच्छे से याद करवा दूंगी। जैसे ये ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ वाला जो पोर्शन है, ये लेयर थी यहाँ पे, अरे चल क्यों नहीं रहा, ये जो लेयर है ये है हमारी ट्रोपोपॉज, ये जो लेयर है ये हमारी कौन सी है, ये है स्ट्रेप्टोपॉज। यहाँ पे ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट थी, ओजोन लेयर प्रेजेंट थी हमारी स्ट्रेप्टोस्फेयर में, ओजोन लेयर प्रेजेंट थी। उसके बाद क्या है कि ये जो लेयर है यहाँ पे ये कौन सी है, ये है हमारी आइनोस्फेयर है, ठीक है। अब जो लास्ट लेयर बची वो है हमारी थर्मोस्फेयर, ठीक है। अब क्या होगा कि थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। अब टेम्परेचर जो है वो बढ़ता ही जाएगा। यहाँ पे ट्रोपो में डिक्रीज था, स्ट्रेटो में फिर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। एक तो ये चल क्यों नहीं रहा है, वेट, यहाँ पे या अब ठीक है, ये देखो, ये
ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, फिर मेसोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, अब थर्मोस्फेयर में तो टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होता है, और ये जो है आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, इसमें तो वैसे कुछ इंपॉर्टेंट याद करने वाला है नहीं, अगर चाहो तो आप इसकी हाइट याद रख सकते हो। बस यही था, पूरी हमारी लेयर्स, हमने पूरी लेयर्स कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब चाहो तो एक बार ओवरव्यू हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या देखेंगे कि ये जो लेयर है हमारी, ये हमारी ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद ये आइनोस्फेयर, ट्रोपोपॉज, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर के ऊपर हमारी आइनोस्फेयर, और उसके बाद हमारी थर्मोस्फेयर, और फिर लास्ट वाली लेयर जो है वो एक्सोस्फेयर। ठीक है, और जो इन दोनों के टोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को सेपरेट करती है वो टोपोपॉज, और जो स्ट्रेप्टोस्फेयर और मीजोस्फेयर को सेपरेट करती है वो स्ट्रेप्टोपॉज। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो वो होती है स्ट्रेप्टोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। आइनोस्फेयर कहाँ पे होता है, मेसोस्फेयर में बात कर सकते हैं। और टेम्परेचर डिक्रीज इंक्रीज कैसे होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात की कि एटमॉस्फेयर क्या होता है और उसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स कौन सी होती हैं। होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।